नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन एग्ज़ाम जो 26 सितंबर को हुआ है। बात कर रहा हूं 2023 के रिक्रूटमेंट का। एग्ज़ाम 26 सितंबर 2023 को 3 पारियों में कंडक्ट हुआ। प्रत्येक शिफ्ट में आपको पता है जीके के 25 सवाल पूछे गए थे। तो ये जो ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्जाम्स हुआ था, इसकी आंसर की के बाद अपन तीनों पारियों में पूछे गए 75 जीके के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स साइड डिटेल में देखेंगे। यहाँ से आपको जीके का लेवल पता चलेगा जो 2024-25 एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट डेट आपके रहने वाली है कल, यानी 30 सितंबर 2024 से पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन के लिए योग्यता यहाँ पर 12th आपके साइंस में होनी चाहिए। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके 12th में रहा है तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। 18 से 23 वर्ष आयु है। कुल पद अब की बार 1130 है। एसएससी जीडी की तरह यहाँ पर स्टेट वाइज आवेदन है वो भराए जा रहे हैं। 25 जी के, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी या इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन से 120 मिनट का समय है। आपको बता दूँ इसमें पहले आपका फिजिकल होगा, फिर यहाँ पर डीवी और उसके बाद सीबीटी एग्जाम्स होगा। तो अपन यहाँ पर 26 सितंबर को तीनों पारियों में, जैसे लास्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं 26 सितंबर को जो कांस्टेबल फायरमैन का एग्जाम हुआ है, इसमें जीके के 25 सवाल पूछे गए हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक लक्की व्यूवर हो, क्योंकि 28 से 30 सितंबर के मध्य टेक्स्ट बुक पास प्रो का सबसे लोवेस्ट प्राइस की सेल, एंड ऑफ सीजन सेल यहाँ पर चल रही है, जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने के बाद टेक्स्ट बुक पास प्रो 395 में 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स है, अभी मैंने यहाँ पर देखा सीआईएसएफ का, ये जो सारे पेपर आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सीआईएसएफ का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम्स हो, इंडिया में जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, एक बार पास प्रो ले लिया, जो भी एग्जाम्स आएगा उसके आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और मॉक टेस्ट भी सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के एक ही पास प्रो में 1 साल की वैलिडिटी में। और ये लोएस्ट प्राइस इसलिए है, इससे पहले आपने पूरे महीने पास प्रो की प्राइस देखी 605 रुपये, यहाँ पर 395 रुपये, 200 प्लस की यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है टीटीजे के कूपन कोड से। तो इसका लाभ उठाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 30 सितंबर से पहले पहले ये डील ले लेनी है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन सबसे पहले 26 सितंबर को 2023 की थर्ड शिफ्ट के देखते हैं, उसके बाद सेकेंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सी एफ एंड्रयूज द्वारा रचित पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? सी एफ एंड्रयूज के द्वारा लिखित पुस्तक यहाँ पर इंडियन रेंसा है। अगर आप बुक्स देखेंगे यहाँ पर एसेज ऑन गीता, इंडियन स्ट्रगल, इन दोनों से प्रीवियस एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। तो एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक हैं श्री अरबिंदो, और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। तो ये याद रखना, श्री अरबिंदो हैं एसेज ऑन द गीता, इंडियन स्ट्रगल के हैं सुभाष चंद्र बोस। अब बात करते हैं आपकी सी एफ एंड्रयूज़ की पुस्तक पूछी तो वो इंडियन रेंसा है। और यहाँ पर सी एफ एंड्रयूज़ के बारे में कहा जाता है, गांधी जी प्यार से उन्हें क्राइस्ट फेथफुल एपोस्टल कहते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली के उनके छात्रों एवं गांधी जी ने उन्हें दीन बंधु की उपाधि भी दी थी। सी एफ एंड्रयूज़। अगला सवाल है, सभी के लिए खेल आदर्श वाक्य किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित है? सभी के लिए खेल है, ये आपका मोटो था। राष्ट्रमंडल खेल 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए, जिसमें भारत की रैंक चौथी रही है 61 मेडल के साथ। अगला सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में शामिल नहीं है? कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है, यानी प्राइवेट बैंक? इनमें से आपको दिख रहा है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात करें तो वर्तमान में 12 पीएसयू बैंक है। तो 12 पीएसयू बैंक की लिस्ट आपके समक्ष है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ये 12 बैंक है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है? राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी अधिकार है ना, आर्टिकल 344 में है, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। राजभाषा के संबंध में आयोग गठन करेगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 344 के तहत। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्ठा पक्षी, अब पक्षी का नाम है पिट्ठा, मैंग्रोव पिट्ठा, तो मैंग्रोव पिट्ठा बर्ड जनगणना की शुरुआत है वो की गई, ये ओडिशा में की गई है। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्ठा पक्षी अभ्यारण्य की शुरुआत की गई है जनगणना की? तो ओडिशा में मैंग्रोव पिट्ठा पक्षी की जनगणना की गई ओडिशा।
अगला यहाँ पर सवाल है, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? साधनों के मूल्य में कमी हो रही है, मूल्यह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रही है। यहाँ पर मूल्यह्रास का कारण हो सकता है कि आपने उस चीज़ का उपयोग ले लिया है, वो पुरानी हो गई तो मूल्य तो कम होगा ही होगा। समय के साथ मूल्य कम होता है। अदर फैक्टर भी यहाँ पर डिपेंड करते हैं। टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया है, अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई कि उस सेम चीज़ की प्राइस ऑलरेडी न्यू आप लेके लेने जाते हो तो वो कम प्राइस में आपको मिल जाती है। जैसे अब जो इलेक्ट्रिक बैटरी है ना, पहले बहुत प्राइस हुआ करती थी, धीरे धीरे इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, उस सेम बैटरीज की प्राइस यहाँ पर सेम एच बैटरी की प्राइस है वो कम रेट में मिल रही है। कारण यहाँ पर मूल्यह्रास टेक्नोलॉजी के कारण हो रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो यहाँ पर 73% बताया गया है। बाकी भारत की जो साक्षरता दर है, लेटेस्ट डाटा है वो 74.04 है। 2011 का जो डाटा है इसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14 है, महिला की 65.46% है। अगला यहाँ पर एक सवाल पूछा, वर्ष 2022 में संपन्न 20वां वरुण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के नौ सेनाओं के मध्य हुआ है? वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य 2001 में इस अभ्यास का नाम वरुण रखा गया। वैसे शुरुआत यहाँ पर भारत और फ्रांस की जो नौ सेनाएं है ना, वो 1993 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका नाम वरुण 2001 में रखा गया। तो भारत और फ्रांस के मध्य वरुण है, ठीक है। प्रतिष्ठित समुद्री रेस गोल्डन ग्लोब रेस, तो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव किसने हासिल किया है? गोल्डन ग्लोब रेस है, एक समुद्री रेस है, ये अभिलाष टोमी है, प्रथम भारतीय बने हैं इस रेस को पूरा करने वाले। गोल्डन ग्लोब रेस अभिलाष टोमी। नेक्स्ट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलेक्युलर बायोलॉजी के सहयोग से किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया गया है? तो 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया, कॉर्निया जो आँख है ना, नेत्र, उसके अंतर्गत एक पतली सी झिल्ली होती है। और यहाँ पर ये जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के सहयोग से हैं, किस आईआईटी ने इसको डेवलप किया है? 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया है आईआईटी हैदराबाद, करेक्ट आपको दिख रहा है। सवाल नंबर 11, लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? लहसुन किस फैमिली का अंतर्गत आता है? लहसुन है, प्याज है, ये लिलियेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलियम सिटुअम। और प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये एलियस सेपा है प्याज। ये दोनों ही लिलियेसी फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी सबसे अधिक करप्शन भ्रष्टाचार है 2022 में भारत के स्थान कौन सा रहा? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 2022 में 85वीं रही है। भारत की रैंक और नीचे गिर गई भाई, 2023 में यही रैंक 180 देशों में से 93 स्थान पर आ गई है। और सबसे कम भ्रष्टाचार की बात करें ना, 100 टोटल रैंक दी जाती है, टोटल आपका अंक 100 दिए जाते हैं, उसमें 90 अंक हासिल किए हैं डेनमार्क ने, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। और भारत का 93वां स्थान है, 93rd है, पहले 85 था। तो यहाँ पर भारत की स्थिति है वो, जैसे पहले स्कोर 39 था, सॉरी 40 था 2022 में, अभी यहाँ पर 100 में से 39 रैंक आपकी स्कोर हो रहा भारत का। और वो रैंक अभी आपने देखा 93rd। सर्वोदय यानी सभी का उद्देश्य, सभी का विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा किया गया? सर्वोदय शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं, सर्वोदय शब्द इसका प्रयोग पहली बार 1908 में महात्मा गांधी जी द्वारा जॉन रस्किन की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक के अनुवाद के शीर्षक के रूप में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी ने 1908 में। अगला है कि साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार, सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 + 1 23 भाषा में। 22 तो आपके 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा, संविधान में 22 + 1 यहाँ पर अंग्रेजी भाषा, तो टोटल 23 भाषाओं में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। वैसे इसकी स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आत्माराम पांडुरंग ने की थी दोस्तों। प्रार्थना समाज, प्रार्थना की है आत्मा से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पैरा पावर लिफ्टिंग से निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध है? पैरा पावर लिफ्टिंग, यहाँ पर सुधीर करेक्ट हो जाएगा। अंचिता शुली वेट लिफ्टर है, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं, तो पैरा पावर लिफ्टिंग आपका सुधीर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्न में से किस भाषा का संबंध अंडमान व निकोबार से नहीं है? अब अंडमान निकोबार की जरावा भाषा है, सोम्पेन है, ओंगे है, टोटो है ना, ये वेस्ट बंगाल और भूटान में बोली जाने वाली एक बोली है टोटो, पश्चिम बंगाल और भूटान।
भारत की संघात्मक विशेषता से संबंधित प्रावधान का संबंध किस देश से है? भारत में संघात्मक विशेषता यानी संघात्मक यानी भारत में जो सत्ता का बंटवारा है राज्य और संघ देश दोनों के मध्य है। आप 7वीं अनुसूची में देखा होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो ये संघात्मक विशेषता है, कनाडा से अडॉप्ट की गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिदेशक के पद पर आसीन है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल है। जब ये सवाल पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अतुल करवाल। लेकिन अभी आपको याद रखना है पीयूष आनंद 1 अप्रैल 2024 से भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। पीयूष आनंद है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर सिंधी समुदाय के उत्सव के तौर पर निम्नलिखित में से किसे मनाया जाता है? ये सिंधी कम्युनिटी का फेस्टिवल है चालीहा साहिब। ठीक है, सिंधी कम्युनिटी का। और यहाँ पर एक महोत्सव दिख रहा है आपको, बेहदीन खलम। बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में पनार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बेहदीन खलम सोंगकार्न है, ये थाईलैंड का एक नववर्ष फेस्टिवल है जो बौद्ध कैलेंडर के मुताबिक आता है, थाई नववर्ष के प्रतीक है। अब देखो एक सवाल है, रेणुका वेटलैंड के संबंध में क्या सही है? भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरवन है। रेणुका थोड़ा ही है। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका। रेणुका कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है ना, वो रेणुका वेटलैंड। और भारत में जो पहला रामसर स्थल कोई आर्द्रभूमि के रूप में रामसर वेटलैंड साइट पहला बना है ना, वो चिल्का झील ओडिशा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में भारत के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया। निम्न दिए गए किस राज्य में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है? एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है राजस्थान ने, एआई बेस्ड। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय एनएसओ का निर्माण किस वर्ष किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके अभी कर दिया इसका एनएसओ 2019 में ये मर्ज किया गया। ठीक है, लास्ट सवाल इसका देखते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम साक्षर जिला है अलीराजपुर। ये अलीराजपुर किस राज्य में है? अलीराजपुर है एमपी में। मध्य प्रदेश का जिला अलीराजपुर। सबसे कम साक्षर लोग यहाँ पर मिलेंगे आपको अलीराजपुर में। कितनी फीसदी साक्षरता है? 36% है, 100 में से 36 ही साक्षर है। बाकी 2011 में भारत की जो साक्षरता है वो 74%, लेकिन अलीराजपुर में है वो 36%। और आप कहेंगे सबसे अधिक साक्षरता किस जिले की है? तो वो मिजोरम का जिला है शेरछिप। शेरछिप जिले की साक्षरता 98.23% है, जो हाईएस्ट है। तो ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। अब देखते हैं 26 सितंबर का प्रथम पारी का कांस्टेबल फायरमैन का एग्जाम्स देख लेते हैं। 26 सितंबर 2023, थर्ड शिफ्ट के बाद पहली शिफ्ट, उसके बाद सेकंड। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का पहला सवाल, 1992 में किस संशोधन एक्ट के द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 1992 में यहाँ पर जो संविधान संशोधन हुआ है वो 71वां है, जिसमें 3 और भाषाएं जोड़ी गई हैं। आपको बता दूं शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। आगे आपके सवाल आएगा शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 थी। अब धीरे धीरे भाषाएं ऐड हुई, जैसे कि पहली बार जो भाषा ऐड हुई ना वो सिंधी को किया गया था। सिंधी को किया गया था 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब ये 15 होगी। उसके बाद यहाँ पर 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं का ध्यान रखना है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब इसके बाद और संशोधन हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये 4 भाषा जोड़ी गई। तो 3 बार यह अमेंडमेंट हुआ है, 21वां, 71वां, 92वां। 21st सिंधी, 71st कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 92nd बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ब्रह्मा समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष कौन सा है? तो ब्रह्मा समाज 1828, ये आपकी शुरुआत कलकत्ता से इसकी स्थापना हुई है। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना। आपने देखा है प्रार्थना समाज, आप करते हो आत्मा से प्रार्थना, तो प्रार्थना समाज ऑलरेडी आपको थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में स्थापित की। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू ने की 1864 मद्रास में। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी, दादोबा पांडुरंग ने की थी।
और यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाड़े ने की 1870 में। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल अपन देखते हैं, हाल ही में चर्चित मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? मनीषा कल्याण है फुटबॉल की खिलाड़ी और इन्हें 2022-23 AIFF वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मनीषा कल्याण को फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहाँ पर हेमरेज सेप्टिसीमिया जो बीमारी के कारण है 6 हाथियों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कर्लापट वन्य जीव अभ्यारण्य। कर्लापट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है। ठीक है, कर्लापट वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। जैसे लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर है? लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में। थेपाकाडू हाथी रिजर्व कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में है। थेपाकाडू तमिलनाडु और भीतरकनिका सभी को पता होगा ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 5, भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? यानी इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रही भारत के जो प्रथम माने जाते हैं वो आचार्य विनोबा भावे को। और जो भूदान आंदोलन है इनके जनक भी आचार्य विनोबा भावे हैं। 1951 में शुरू किया था और भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं आचार्य विनोबा भावे। द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध किस लेखक से? द कस्टम्स ऑफ इंडिया मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि है ना, इसका संबंध है मार्को पोलो से। मार्को पोलो कौन है? इतालवी व्यापारी हैं और राजदूत हैं इतालवी। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान DRDO के अध्यक्ष है दोस्तों समीर वी कामत। कब से हैं ये? अभी इनका टेन्योर और बढ़ाकर 31 मई 2025 तक कर दिया है। समीर वी कामत यहाँ पर वर्तमान में DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत। नेक्स्ट है, नाम, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि से संबंधित कितने प्रश्न स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी ना, उसके तहत पूछे गए थे? जैसे यहाँ पर प्रश्नों की बात हो रही है तो 16वीं जनगणना जो अभी 2021 में होनी थी, अभी यहाँ पर पेंडिंग चल रही, तो इसमें टोटल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इससे पहले आपने यहाँ पर देखा प्रथम जो स्वतंत्र भारत की जनगणना में कितने सवाल थे? तो 14 सवाल पूछे गए थे। अब आप कहेंगे 2011 में कौन सी जनगणना हुई है? 2011 में देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ाद भारत की 2011 की जनगणना है 7वीं। ठीक है, और प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन नियमित एक जनगणना की शुरुआत हुई है रिपन के समय में 1881 से। नेक्स्ट सवाल नंबर यहाँ पर 9, सितंबर 1956 में निम्नलिखित में से किस भारतीय वित्तीय संस्था को स्थापित किया गया था? 1956 में कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था स्थापित हुई है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना, ध्यान रखना है 1956 में हुई है LIC की स्थापना। LIC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती है। नेक्स्ट अपन सवाल नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, अब ड्रोन के द्वारा मेडिसिन की सप्लाई की शुरुआत तेलंगाना राज्य ने की थी 2021 में? निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे में संपन्न हुआ? पुणे में 2023 में सैन्य अभ्यास हुआ है एफिंडेक्स। एफिंडेक्स सैन्य अभ्यास अफ्रीका और भारत के मध्य, अफ्रीका के यहाँ पर 25 देश थे और उनके 124 प्रतिभागी थे और साथ ही सिख, मराठा और महा रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर भाग लिया था। ये एफिंडेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत किन के नेतृत्व में की गई है? तो DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में की गई है। 73वां स्थापना दिवस मनाया गया 2023 में। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है जिसमें सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। 4 फरवरी को ये समारोह हुआ था 2023 में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की घोषणा और संविधान से मंजूरी मिली और अस्तित्व में आया 28 जनवरी 1950। छठ पूजा कहाँ पर? बिहार में होती है। कार्तिक माह की शुक्ल षष्ठी को होती है छठ पूजा। ठीक है, कार्तिक माह शुक्ल षष्ठी छठ पूजा। हाल ही में पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने का श्रेय किसे हासिल हुआ है? विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला है अवनी चतुर्वेदी बनी है। कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अवैध शराब निर्माण की निगरानी हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है? तो अवैध शराब निर्माण की निगरानी कैसे की जाएगी? ड्रोन से। ये बिहार सरकार ने निर्णय लिया। 2002 में आयोजित डुरंड कप एक फुटबॉल का घरेलू टूर्नामेंट है भारत का। 131वां एडिशन 2002 में हुआ।
तो इसमें पहली बार विजेता बनने का गौरव बेंगलुरु एफसी पहली बार डुरंड कप का विजेता बना है 2002 में। डुरंड कप भारत का एक वार्षिक घरेलू डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो पहली बार 1888 में हुआ था। एक सवाल पूछा हुआ ऑलरेडी एसएससी ने कि पहली बार डुरंड कप कहाँ पर हुआ था। शिमला में आयोजित हुआ था 1888 में, ठीक है, 1888 शिमला में, ठीक है। नीचे दिए गए स्थान में से किस स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक है ना, ये कहाँ पर हुई है, ये पटना में हुई थी। जेपी नारायण ने इसके नेतृत्व में बैठक हुई थी 1934 में, और यहाँ से बैठक से इस पार्टी का गठन किया गया, ठीक। अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 18 है। उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से यूनेस्को के जो मानव और बायोस्फीयर रिजर्व है ना, एमएबी प्रोग्राम, तो एमएबी प्रोग्राम में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में कितने मान्यता प्राप्त है, 12 मान्यता प्राप्त है। तो टोटल 18 है, उनमें से 12 मान्यता प्राप्त हैं, जो आगे देखेंगे कौन से हैं। अगला सवाल देखिएगा, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सैक्रोमाइसेज। सैक्रोमाइसेज सेरेविसिया, जिसे बेकर यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्रेड बनाने में काम में आता है। मोढेरा गांव जो गुजरात में है, इसके संदर्भ में क्या सही है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है ना, यहाँ पर एक सूर्य मंदिर भी है मोढेरा में, और भारत का पहला ये सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी बेस्ड पहला गाँव है मोढेरा गाँव, ध्यान रखना। अब यहाँ पर अन्य ऑप्शन आप देख पा रहे हो, पहला परिवर्तित जैव गांव कौन सा है। पहला परिवर्तित जैव गांव ये आपका हो जाएगा, त्रिपुरा सरकार ने दसपारा गांव को भारत का पहला जैव गांव स्थापित किया है, और बाकी मोढेरा आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में पहला डुगोंग, डुगोंग जो एक आपका जानवर है, इसके संरक्षण हेतु डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में बनाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है। केरल के विपरीत ध्रुव पर राज्य आता है बिहार। यानी हाईएस्ट जो साक्षरता लिटरेसी रेट है वो केरला की, और लोवेस्ट किसकी है, बिहार की। बिहार में साक्षरता सबसे कम है। जैसे यहाँ पर कुछ डाटा बताऊँ, सबसे अधिक साक्षरता केरल में लगभग 94% है, उसके बाद मिजोरम में, केरल के बाद मिजोरम में। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है 92%। बिहार की लिटरेसी रेट 63.82%, सबसे कम है। वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ, तरलता का समायोजन कैसे किया जाएगा, बाजार में जो मनी है उसका सर्कुलेशन आप आरबीआई के द्वारा किस प्रकार करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने दो टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है। तो आरबीआई ने तरलता को, लिक्विडिटी को यहाँ पर मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दो टर्म, दो घटक हैं एलएएफ के तहत आते हैं, जिसमें बैंक क्या करती है, आरबीआई अल्पकालीन धन की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। जैसे रेपो रेट में कोई भी कमर्शियल बैंक है, उनको रुपए चाहिए तो आरबीआई से रेपो रेट के तहत ले सकते हैं। जैसे वर्तमान में 6.5% उनको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वो आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं, और ये अल्प अवधि के लिए उधार लिए जाते हैं। रिवर्स रेपो रेट में मान लेते हैं बैंकों के पास एक्स्ट्रा धन पड़ा है तो वो आरबीआई को दे सकते हैं, और आरबीआई उनके बदले उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर ब्याज देगी, लगभग 3.35% की अभी चल रही है। तो ये रेपो और रिवर्स रेपो रेट का डाटा है। जो नरसिम सवाल क्या था एक्चुअली कि एलएएफ को कब अपनाया गया, एक तरीके से इसकी अनुशंसा की गई है, वो नरसिंहम समिति ने की है। तो नरसिंहम समिति ने वर्ष 2000 में इस अनुशंसा पर एलएएफ को यहाँ पर अपनाया गया था, नरसिंह समिति। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। आपने देखी शुरुआत में 14 थी, बाद में धीरे धीरे ऐड हुई है, 21वें, 71वें और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में टोटल 22 हो गई। नेक्स्ट आपकी सीपीआर में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों के साख पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीपीआर यहाँ पर कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो है। यदि कोई बैंक है खर्च ज़्यादा कर रही है और उसके बदले आउटपुट कम मिल रहा है, प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पा रही है और खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो कई गुना यहाँ पर उसके क्रेडिट पर फर्क पड़ेगा, कमी आएगी, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। विकल्प 2 करेक्ट है। संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है। समानता का अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 है, इनमें से ये 14 से 18 तक आ जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 से 18 समानता,
19 से 22 स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 है। ये अपने फंडामेंटल राइट हैं। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के 25 सवाल है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 भारत और किस देश की थल सेना के मध्य हुआ है? भारत और यूके यूनाइटेड किंगडम की आर्मी के मध्य हुआ है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, भारत अजय, यहाँ पर यूके के खिलाफ। विकल्प 4 करेक्ट है। हाल ही में किन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रवीण सूद है वर्तमान में। सीबीआई की स्थापना कब होती है? 1963 में होती है। किसके थ्रू होती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू 1963 में सीबीआई की स्थापना होती है। वर्तमान के इनके अध्यक्ष हैं, उनके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं वो प्रवीण सूद हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया है? सभी को पता होगा, कप्तान मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में किया है। उसके बाद इसकी कमान को सौंपा गया था सुभाष चंद्र बोस को। सवाल है, रिहिला नामक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? रिहिला पुस्तक ये दोस्तों अरबी भाषा में लिखी गई है। रिहिला इसका पूरा औपचारिक शीर्षक है, शहरों के आश्चर्य और यात्रा के चमत्कारों पर विचार करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट कृति है। ये इब्न बतूता द्वारा, रिहिला जो वृत्तांत हैं ये इब्न बतूता द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, रिहिला इब्न बतूता। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी? नंदा देवी सभी को पता है उत्तराखंड में है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से जो 12 एमएबी लिस्ट में शामिल है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के, ये जो 12 एमएबी लिस्ट में शामिल जैव मंडल अपन देख लेते हैं और कहाँ पर है। जैसे नीलगिरी है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में, नीलगिरी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी जो आपको पूछा उत्तराखंड में, नौकरेक है मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बड़ा निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डिब्रू शिखोवा असम में, नेक्स्ट यहाँ पर शेषचलम आंध्र प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में। ये सभी की आपको बता दी। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है? भारत की आपको बता दूं कोई भी ऑफिशियल राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो आप कहेंगे हिंदी क्या? हिंदी राष्ट्रीय भाषा न होकर एक राजभाषा है। आप देखेंगे संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है। ये जरूर बताया है आर्टिकल 343(1) में, हिंदी भारत की राजभाषा है, मतलब केंद्र सरकार के कामकाज के लिए हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। अब राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में अंतर की बात करें, राजभाषा वह भाषा है जो सरकार के कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, कामकाज के लिए, राज करने के लिए, कामकाज के लिए राजभाषा। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो देश की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी भाषा नहीं है, राजभाषा जरूर है। प्रथमतः किस वर्ष SECC के तहत जाति आधारित जनगणना शुरू की गई? SECC का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होती है। तो आपको पूछा जाति आधारित जनगणना, अब तक 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई है, उसके बाद 1941 में हुई, लेकिन 1941 का डाटा है वो रिलीज नहीं किया गया है। बाकी अब तक जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं है। तो स्वतंत्रता के बाद तो बिल्कुल नहीं हुई है जाति आधारित जनगणना, पहले जरूर हुई है 1931 में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी डी गुकेश। प्रथम ग्रैंड मास्टर आपको बता दूं विश्वनाथन आनंद है, तमिलनाडु से पहली बार ग्रैंड मास्टर, जो कि शतरंज का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और डी गुकेश हैं, ये विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था। अब अगला सवाल, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में करते हैं? तो ये शैवाल है दोस्तों लेमिनेरिया। लेमिनेरिया से आयोडीन मिलता है, तो आयोडीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है लेमिनेरिया से। क्लोरेला, क्लोरेला है, इसे सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन, हाई रिच प्रोटीन। विशु के नाम से नववर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? विशु जो एक नववर्ष फेस्टिवल है वो केरला का, किस राज्य का? केरला में मनाते हैं विशु। अन्य अपन नववर्ष फेस्टिवल की बात करें, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, नुखाई उड़ीसा में, वंगाला मेघालय और असम में, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, विशु केरल और कर्नाटक में। राजा राममोहन राय द्वारा किस संस्था की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई है? 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1815 में की, कोलकाता से की है। ठीक है। अन्य अपन समाज की बात करें, रामकृष्ण मिशन 1897 में विवेकानंद ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राममोहन राय, धर्म समाज राधाकांत देव ने 1829 कलकत्ता में, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने 1784 में, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ने 1839 में, वेद समाज
केशव चंद्र सेन 1864 में। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग ने। नेक्स्ट अपन सवाल देखते हैं यहाँ पर, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला होने का श्रेय किसे प्राप्त है? ये आपके जाह्नवी डांगेटी हो जाएगी। ठीक है, जाह्नवी डांगेटी जो कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न पक्षी महोत्सव कलरव के कारण चर्चित नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी ये दोस्तों है बिहार में। पक्षी अभ्यारण्य कलरव के कारण चर्चित है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी बिहार में। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाएं सूचीबद्ध थी? 26 नवंबर 1949 को 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं थी। बाद में नई भाषाएं ऐड की गई हैं, वो आपको बता दिया है 21वें, 71वें और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वर्ष 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये करंट का उस समय का सवाल है, 13वां एडिशन था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, नीचे उल्लेखित के संप्रदाय के अनुसार प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि संभव भी है ना तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है और यदि संभव है तो मोक्ष प्राप्त उससे नहीं किया जा सकता। ये किस संप्रदाय के अनुसार है? ये अजनाना संप्रदाय के अनुसार मानना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वर्ष 2023 में किस राज्य की सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली, जरूरतमंद को फ्री में कानूनी सहायता के लिए ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार लाई थी 2023। अगला यहाँ पर एक वैक्सीन है, नाम है सर्वैक। तो सर्वैक वैक्सीन निम्न में से किस में प्रयुक्त होती है? तो सर्वैक वैक्सीन है, ये सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए, ये सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर कहाँ पर हो जाता है? तो ये कैंसर हो जाता है सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय गिरवा, जो सर्विक्स है इसके कैंसर को कहते हैं। ये गर्भाशय गिरवा का वह हिस्सा जो अपना गर्भाशय यूट्रस और वेजाइना योनि को कनेक्ट करता है, वो आपका होगा गर्भाशय गिरवा। और यहाँ पर आमतौर पर एक वायरस जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV कहा जाता है, इसके संक्रमण के कारण ये सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान किस क्रम पर है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक थी 77वीं और 2023 में भारत की रैंक है 79 है। 140 में से भारत की रैंक 79 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वर्तमान 2023 के मुताबिक है। ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है विभिन्न देशों में कानून के शासन की स्थिति को मापना और समझना है, कानून की स्थिति क्या है, कितनी पारदर्शिता वगैरह निष्पक्षता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में से कौन सा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में। बात हो रही है नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 12 जुलाई 1982 को स्थापित है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है नाबार्ड का। वर्तमान में अध्यक्ष हैं साजी केवी। भारतीय संविधान के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता। प्रमुख 10 देशों के वो भारतीय संविधान के जो स्रोत है ना वो याद रखना है। यूएसए से अपना मौलिक अधिकार है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन भी यूएसए से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता है। संसदात्मक शासन प्रणाली। आयरलैंड से आपका DPSP है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना है। जर्मनी से आपातकाल वाला है। कनाडा से संघात्मक है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। रूस से मौलिक कर्तव्य। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से। वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, तो उसका धात्विक मूल्य यानी मुद्रा की एक्चुअल वैल्यू, ऐसा नहीं कि मुद्रा खुद गोल्ड की हो तो फिर गोल्ड की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अपने पास जो कागजी मुद्रा है ना वो एक टोकन मुद्रा है। इसको कोई बैक कर रहा है, कौन कर रहा है? जैसे RBI है, तो इसके पीछे RBI है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। बाकी इसकी एक्चुअल उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। तो कागजी नोट, पेपर करेंसी और सिक्के टोकन है, ये दोनों ही टोकन है। कागजी नोट और सिक्के दोनों ही टोकन मुद्रा है, दोनों ही टोकन मुद्रा है। जैसे एक 10 रुपये का नोट कागज का बना होता है जिसका वास्तविक कागज का मूल्य 10 रुपये से बहुत कम है, लेकिन सरकार इसे 10 रुपये के मूल्य में मानती है। और पहली बार ये टोकन मुद्रा है ना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1330 में भारत में टोकन मुद्रा शुरू की गई थी। अगला सवाल है, किस समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को और सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव दिया गया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संरचना को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव दिया था दांतेवाला समिति ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता हैं दीवान मनीराम दत्त। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? दीवान मनीराम दत्त हैं असम के ये क्रांतिकारी नेता हैं। वैसे यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व है अलग अलग स्थान पर अलग अलग, जैसे कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया है।
दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान ने किया है। और बाकी यहाँ पर बात करें लखनऊ के नेता की, तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल, उनके सलाहकार बिरजिस कादिर हैं, ये लखनऊ के नेता थे। बैरकपुर में मंगल पांडे, पटना से पीर अली, जगदीशपुर या बिहार से बाबू कुंवर सिंह, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ से कदम सिंह, बरेली से खान बहादुर सिंह, ये सभी अलग अलग स्थान के नेतृत्व करता है। भारतीय सैन्य इतिहास में निम्नलिखित में से पहली बार किस महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है? तो भारतीय सैन्य इतिहास में किसी भी महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है, वो कैप्टन शिवा चौहान को किया गया है। तो विकल्प एक करेक्ट। यहाँ पर 25 क्वेश्चन ये जीके के कंप्लीट होते हुए, बाकी पूरी पीडीएफ तीनों ही शिफ्टों की मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ से सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, जीके के अतिरिक्त रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश के भी। तो आपने फॉर्म नहीं डाला तो डाल देना। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बुक पास प्रो की लोवेस्ट प्राइस अभी चल रही है टीटीसी के कूपन कोड से, 30 सितंबर से पहले पहले लाभ उठा लेना लोवेस्ट प्राइस का। बाकी 1 अक्टूबर से इसकी प्राइस वही आपकी 605 रुपये प्लस हो जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।